हेलो एवरीवन। आज हम क्लास के अंदर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई हमने टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये दो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ये बताता है कि जीएसटी की लाइबिलिटी कब अराइज होगी, आपका जीएसटी का जो पेमेंट है, जीएसटी का जो लाइबिलिटी है वो कब अराइज होगा। और वैल्यू बताता है जीएसटी कौन सी वैल्यू के ऊपर चार्ज हो। आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट प्लेस ऑफ सप्लाई। आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। हर स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर प्लेस ऑफ सप्लाई का क्या अचार डालना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जीएसटी पेमेंट में इसका रोल क्या है, क्यों डिटरमाइन करना है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई को। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप सबको पता है कि जो जीएसटी है वो किसके ऊपर चार्ज होता है, जल्दी से बता दो। जीएसटी चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बॉन्ड। यदि आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज, यदि आपने किसी को भी सप्लाई किया तो सप्लाई करने के ऊपर क्या होगा, जीएसटी लगेगा। और जैसे ही बोला तो कुछ बच्चों के दिमाग में फिर आया, सर ये सप्लाई क्या थी, मतलब ये जो आपने सप्लाई किया, सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगेगा ये पता है, लेकिन ये सप्लाई यदि इंट्रा स्टेट, एवरीवन, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, तो यदि विद इन स्टेट यदि आपने कोई भी गुड्स और सर्विसेज को यदि आपने सप्लाई किया तो क्या लगेगा, जितना भी जीएसटी लगेगा, याद है, जितना भी जीएसटी लगेगा, आधा सीजीएसटी एंड आधा एड जीएसटी, आधा सीजीएसटी आधा एड जीएसटी। और वो एरिया यदि स्टेट नहीं हुआ तो क्या लगेगा, यूटीजीएसटी। और यदि आपने कोई भी सप्लाई किया और यदि वो सप्लाई यदि विद इन द स्टेट नहीं है, इंटर स्टेट है, बिटवीन द टू स्टेट, तो देन सीजीएसटी एड जीएसटी लेवी नहीं होता। क्या लेवी होता है, पूर्वी। यदि किसी सप्लायर ने यदि कोई भी गुड्स और सर्विसेज यदि इंटर स्टेट सप्लाईज किया, यस, आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, इंडिया, बोलो आईजीएसटी का फुल फॉर्म पूर्वी, अर्पिता, दृष्टि, प्राची, अर्पिता इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यस। मतलब यदि कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की जाती है तो जीएसटी लगेगा। तो आपको डिटेल में देखना पड़ेगा कि वो जीएसटी सीजीएसटी एंड एचजीएसटी लगेगा, वो जीएसटी सीजीएसटी एंड एचजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा। ये डिपेंड करता है कि आपने जो सप्लाईज की वो इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। मैंने ऊपरी ऊपरी तो बता दिया कि विद इन द स्टेट होता है तो इंट्रा स्टेट होता है, और यदि दो स्टेट इन्वॉल्व होते हैं तो उसको इंटर स्टेट बोलते हैं। लेकिन टेक्निकली दो स्टेट इन्वॉल्व है या एक स्टेट इन्वॉल्व है, तो आप किसको देखोगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉ पढ़ना पड़ेगा। सर क्वेश्चन तो वही अटक गया, अभी रुको रुको रुको। चैप्टर का नाम प्लेस ऑफ सप्लाई है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई हम क्यों पढ़ रहे हैं अभी थोड़ी देर में आ जाए। हमें क्या जरूरत है प्लेस और सप्लाई आइडेंटिफाई करने की, ये थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। हम तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यदि कोई भी सप्लाई
जो मैंने अभी बताया, जल्दी से देख लो स्क्रीन पे। यदि कोई भी सप्लायर, यदि कोई भी गुड्स या सर्विसेज को यदि सप्लाई करता है तो सप्लाई करने पर लगेगा जीएसटी, और यदि इंट्रा स्टेट हुआ तो सीजीएसटी एंड एचजीएसटी, और स्टेट नहीं हुआ तो एचजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी, और इंटर स्टेट सप्लाई हुआ तो क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। जिन बच्चों को थोड़ा नॉलेज चाहिए तो नॉलेज के पर्पस के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जो यूटीजीएसटी है वो किन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो यूटीजीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द यूनियन टेरिटरीज एंड एचजीएसटी वुड बी एप्लीकेबल ऑन द स्टेट। मीन जो आपका एरिया है, यदि वो एरिया स्टेट है, सीजीएसटी तो लगेगा। यदि इंट्रा स्टेट सप्लाईज है तो जितना भी आपका जीएसटी लेवी होगा उसका आधा सेंट्रल के पास जाएगा, आधा यदि वो एरिया स्टेट है तो एचजीएसटी, और यदि वो एरिया यूटी यूनियन टेरिटरी, यहां पे मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, शायद सबको पता भी होंगे। इंडिया का तो सबको नॉलेज होता ही है, जिनको नॉलेज नहीं होता वो देख लो एक बार, नॉलेज के लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट से ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए इंडिया के बारे में कि यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सब पता है, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, लद्दाख पता है सर, चंडीगढ़, अदर टेरिटरीज एज मे बी नोटिफाइड। इसके अलावा जो दिल्ली है, क्या बेटा, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, पॉइंट टू बी नोटेड, ये भी यूनियन टेरिटरीज होती है, लेकिन उनके ऊपर यूटीजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, उनके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर वो खुद अपना बनाते हैं, इसलिए एसजीएसटी एप्लीकेबल। किनके ऊपर, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। वापस से बोलो मेरे साथ, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ये भी यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन ये अपने खुद के स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं, इसलिए एचजीएसटी वुड बी एप्लीकेबल इंस्टेड ऑफ यूटीजीएसटी। और बाकी जो यूनियन टेरिटरीज है जो मैंने आपको नाम बताया, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, चंडीगढ़, ये यूनियन टेरिटरीज भी, और इनके ऊपर यूटीजीएसटी एप्लीकेबल होगा। ये ओनली फॉर नॉलेज था। समझ में आ गई बात? वापस से कम बैक। क्या पढ़ रहे थे हम, क्या पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे सर, यदि किसी भी सप्लायर ने, क्योंकि हम लोग जीएसटी पढ़ रहे हैं, और जीएसटी से मैं आपको चैप्टर बनाए जा रहा हूं कि चैप्टर कैसे बनते जा रहे हैं। तो एक्चुअली जीएसटी लगता है सप्लाई के ऊपर। सप्लाई या तो इंट्रा स्टेट सप्लाईज होगी या इंटर स्टेट सप्लाईज होगी। तो मैंने बोला ना, आपको डिटेल में जानना पड़ेगा कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो सप्लाईज है ये इंटर स्टेट है और ये जो सप्लाईज है ये इंट्रा स्टेट, टेक्निकली प्रॉपर डेफिनेशन से। और ये पूरे के पूरे प्रोविजन जो आप पढ़ रहे हैं ये सीजीएसटी एक्ट में नहीं दिया हुआ है। ये जो प्रोविजन है अभी तक जो मैंने आपको टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ाया, पहले वाले चैप्टर के अंदर वैल्यू सप्लाई पढ़ाया, चार्जेबिलिटी पढ़ाया, ये सारे प्रोविजन हम सीजीएसटी एक्ट के पढ़ रहे थे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर जो चैप्टर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन, इंट्रा स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन और इससे निकलने वाले जितने भी प्रोविजन है वो सब आईजीएसटी। याद रखना बेटा, एक्ट का नाम पता होना चाहिए, तभी तो आप लिख पाओगे एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ आईजीएसटी या सीजीएसटी। यदि सेक्शन याद नहीं है तो भी आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा। सेक्शन याद है तो बहुत अच्छी बात है, यदि सेक्शन यदि याद नहीं होते आपको मेरी तरह, तो देन एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए, एज पर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ एक्ट का नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आपका एक्ट एप्लीकेबल है, दैट इज आईजीएसटी एक्ट 2017। क्या एक्ट का नाम है? आईजीएसटी एक्ट 2017। तो सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 इंटर स्टेट सप्लाई, दो फैक्टर देखे जाएंगे विथ रेफरेंस टू गुड्स और सर्विसेज। यदि आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज यदि आपने सप्लाई किया, एक्चुअली 7 सबसेक्शन 1 में गुड्स की बात हो रही है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में सर्विसेज की बात हो रही है, और दोनों के अंदर कॉमन प्रोविजन था, इसे दोनों को मैंने साथ में चिपका दिया। दो फैक्टर देखने हैं, एक सप्लायर का है, ना ये आपके माइंड में आएगा यदि आपको कोई लप्पा मारने के लिए बोले सप्लायर और रेसिपिएंट। ना, दूसरा फैक्टर रेसिपिएंट नहीं, दूसरा फैक्टर प्लेस ऑफ सप्लाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप इंटर स्टेट
जब भी आप इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट सप्लाई डिटरमाइन करोगे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा एक सप्लायर हो गया और एक रेसिपिएंट हो गया। ये सप्लायर का लोकेशन हो गया, लोकेशन ऑफ सप्लायर, और एक हो गया लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ना 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 ना, ये अकेला नहीं देखना, आपको ये फैक्टर देखना है सप्लायर का लोकेशन, लेकिन दूसरा रेसिपिएंट का लोकेशन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली रेसिपिएंट का लोकेशन हो सकता है। यदि कोई भी सप्लाई इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, उसके लिए सप्लायर का लोकेशन, सप्लायर का लोकेशन, जो सप्लायर सप्लाईज कर रहा है उसका लोकेशन क्या है, और दूसरा देखा जाएगा सप्लाईज कहां की, रेसिपिएंट का लोकेशन नहीं, रेसिपिएंट का लोकेशन नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई, बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई। आई रिपीट, विथ रेफरेंस टू गुड्स और सर्विसेज, यदि कोई भी गुड्स या सर्विसेज यदि आप सप्लाईज करते हो तो देन यदि इंटर स्टेट सप्लाईज यदि आपको डिसाइड करनी है, क्या डिसाइड करना है, इंटर स्टेट, तो एक फैक्टर आपका हो गया सप्लायर का लोकेशन, बोलो सप्लायर का लोकेशन, और दूसरा हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों क्या होने चाहिए, इंटर स्टेट में क्या होने चाहिए, डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, या एक स्टेट है और एक यूनियन टेरिटरीज है। लाइक जयपुर से लद्दाख, जयपुर क्या हो गया स्टेट, लद्दाख क्या हो गया यूनियन टेरिटरीज। समझ में आ गई बात, यस। लेकिन यहां पे डायरेक्टली लोकेशन और रेसिपिएंट नहीं देखा जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किनको कंपेयर किया जाएगा, क्या क्या देखा जाएगा, सप्लायर, बोलो सप्लायर कहां से सप्लाईज कर रहा है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, बोलो सप्लायर का लोकेशन, और दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर का लोकेशन, बोलो सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई। इंटर स्टेट मतलब दोनों अलग अलग स्टेट में या दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में, एक स्टेट में और एक यूनियन टेरिटरीज में, तो इसको बोलते हैं अपन इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलते हैं अपन, इंटर स्टेट सप्लाई। और जनरली बोलने के लिए आम भाषा में इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए हम बोल देते हैं कि यदि सप्लायर और रेसिपिएंट यदि अलग स्टेट में हो, लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं है। सप्लायर देखा जाएगा, ये बात तो सही है, लेकिन डायरेक्टली रेसिपिएंट नहीं देखा जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई देखा जाएगा। अब आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी, इसलिए ओके, टू डिटरमाइन इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, कि जो भी आपकी सप्लाईज है वो इंटर स्टेट सप्लाईज है या इंट्रा स्टेट सप्लाईज है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, POS, प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करना पड़ता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, कि आपने सप्लाईज कहां की, लेकिन फिलहाल अभी ये तो समझ लो कि इंटर स्टेट सप्लाईज क्या होगा। तो यदि कोई भी गुड्स, आप गुड्स या सर्विसेज यदि कोई भी सप्लाई करते हो, एक सप्लायर का लोकेशन और दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई, यदि डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में, तो क्या माना जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, यदि आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आउटसाइड इंडिया, फॉर एग्जांपल अमेरिका, जरूरी नहीं अमेरिका हो, चाइना भी हो सकता है, स्विट्जरलैंड भी हो सकता है, यूके भी हो सकता है, कोई और कंट्री भी हो सकती है, एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया। यदि इंडिया के बाहर से यदि आपने इंडिया में यदि कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया, ध्यान से देखो, इंडिया के बाहर से यदि आपने कोई भी गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किया, तो ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाईज, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। तो इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स बोलो या इंटर स्टेट सप्लाईज बोलो, एक ही बात है। क्या, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। चलो रुक क्यों गए, जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है, लेकिन सर आप ये बोल ही क्यों रहे हो ये समझ नहीं आ रहा। सर आप पढ़ा क्या रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, जीएसटी। चलिए यदि आपको याद है, आपने बोला था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज तो जीएसटी में आती है, ये तो जीएसटी में आती है। आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की कोई बात की होती तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं,
किसी को याद आ रहा है कुछ? कि मैंने पहली बात मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश की हिंदी करने नहीं आता हूँ, मैं बहुत डिटेल्ड में पोस्टमार्टम करता हूँ हर चीज के पीछे रीजन रीजन रीजन, तभी तो डिटेल रहेगा ना। इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहाँ था, जीएसटी में बता ही क्यों रहे हो? क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कवर्ड अंडर, जल्दी बताओ। गेट लॉस्ट, नहीं तुम्हें गेट लॉस्ट नहीं बोला मैंने, इसको बोला मैंने। इंपोर्ट ऑफ गुड्स यार क्यों पढ़ा रहे हो यार, कस्टम के लिए बात करेंगे। ओ तो कस्टम में बात कर लेंगे सर, ये तो यहां पे बात कर रही है, सुनो तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया या कोई भी गुड्स यदि आपने एक्सपोर्ट किया, ये कस्टम के अंदर ही कवर्ड है और कस्टम एक्ट में दिया हुआ है। आगे डिटेल में बताऊंगा तब और समझ में आएगा, लेकिन अभी भी आ जाएगा। और कस्टम एक्ट में दिया हुआ है, कस्टम एक्ट में दिया हुआ है, यदि आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया तो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी और इंपोर्ट के ऊपर। तो फिर जीएसटी का लग रहा है। और गवर्नमेंट इंपोर्ट क्या करना चाहती है, प्रमोट, ये सबको पता है। जस्टी गवर्नमेंट इंपोर्ट प्रमोट करना चाहती है। उषा शर्मा, डॉली, हाँ यस, अर्पिता, गवर्नमेंट इंपोर्ट क्या करना चाहती है, प्रमोट। समझ में आ रहा है सबको? अर्पिता, भूमि, पूर्वी पारिक, गवर्नमेंट क्या चाहती है, इंपोर्ट को रिड्यूस करना चाहती है और एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है। तो गवर्नमेंट इंपोर्ट को जब रिड्यूस करना चाहती है तो इंपोर्ट महंगा करती है, तो जो भी गुड्स आप इंपोर्ट करोगे उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगती है, लेकिन साथ में गवर्नमेंट क्या करती है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। लग क्या रही है, जीएसटी नहीं लग रहा, क्या लग रहा है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी बट इक्विवेलेंट टू जीएसटी। गवर्नमेंट क्या कहती है, यदि तुमने इंपोर्ट नहीं किया होता तो ये माल इंडिया में बेचते, और इंडिया में बेचते तो क्या लगता है, जीएसटी। तो मींस ये पूरा का पूरा कस्टम के अंदर कवर्ड है। मीन जो भी गुड्स इंपोर्ट किया जाएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी, साथ में एडिशनल ड्यूटी भी लगेगी, लेकिन ये एडिशनल ड्यूटी इक्विवेलेंट टू जीएसटी है। तो क्वेश्चन आएगा सर कौन सा जीएसटी, कौन सा जीएसटी? तो हमने क्लियर कर दिया ये वाला जीएसटी, ये इंटर स्टेट सप्लाईज माना जाएगा। इसका मतलब आईजीएसटी लगेगा, डायरेक्टली आईजीएसटी नहीं लगेगा, एडिशनल कस्टम ड्यूटी इक्विवेलेंट टू आईजीएसटी। तो या तो हम सब क्लेरिफाई कर रहे हैं, काम तो कस्टम में ही आएगा, डायरेक्टली जीएसटी लगता नहीं है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है और कस्टम ड्यूटी वाले बोलते हैं इक्विवेलेंट टू जीएसटी। तो हमने यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया कि यदि आपने कोई भी गुड्स, बोलो वैसा, यदि आपने कोई भी गुड्स इंडिया के बाहर से यदि इंपोर्ट किया तो वो इंटर स्टेट नहीं, इंटर स्टेट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, इंटर स्टेट। तो इसका मतलब यदि एडिशनल ड्यूटी यदि लगी तो इक्विवेलेंट टू जीएसटी लगी, तो कौन सा जीएसटी, इक्विवेलेंट टू आईजीएसटी। अब याद रखना, जब कस्टम पढ़ाऊंगा ना तो वापस से पॉइंट लिंक करूंगा, फिर देखूंगा तुम्हारी मेमोरी कितनी शार्प है। यस, लेकिन सर यहां समझ में आ गया, यहाँ पे जितना रेलिवेंट है मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, लेकिन जो रेलिवेंट है उतना है कि यदि आपने इंडिया के बाहर से यदि कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाईज, मींस आईजीएसटी वुड बी एप्लीकेबल। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको? सेक्शन 7 सबसेक्शन 4, अब सर्विसेज की बात भी कर लेते हैं, और सर्विसेज का इंपोर्ट ऑफ कवर्ड ही है सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज बी, याद आया?
यदि आपने कोई भी सर्विसेज को यदि इंपोर्ट किया फॉर ए कंसिडरेशन ऑलवेज सप्लाई माना जाएगा। याद आया? तो यदि आपने कोई भी सर्विसेज यदि जापान से, अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, यूके से या थाईलैंड से या कहीं से भी यदि आपने सर्विसेज को यदि इंडिया में इंपोर्ट किया तो ये भी क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाईज माना जाएगा। मतलब जीएसटी लगेगा। कौन सा? डायरेक्टली लगेगा आईजीएसटी। क्या लगेगा? आईजीएसटी। यहां तक क्लियर? इधर यदि अपन ने कोई भी गुड्स या सर्विसेज यदि आपने सप्लाईज की तो नॉर्मली दो लोग देखे जाते हैं, सप्लायर का लोकेशन, दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यदि सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों अलग अलग स्टेट में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में, एक स्टेट में और एक यूनियन टेरिटरीज में है, तो इंटर स्टेट सप्लाईज माना जाएगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी इंटर स्टेट सप्लाईज माना जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी इंटर स्टेट सप्लाईज माना जाएगा। नाउ वी कम टू द सेक्शन 7 सबसेक्शन 5। लो मेकर का ये अंदाज भी मुझे अच्छा लगता है जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 में दिया हुआ है। सर क्या अंदाज? इसमें पॉइंट आएगा तब बताऊंगा वाला पॉइंट। अभी जनरली अपन ने रिवर्स कर, अभी तो रिवर्स कर। सर रिवर्स कर दो मतलब सुनो, अभी अपन ने क्या पढ़ा? सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 7 सबसेक्शन 4। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में आपने भी क्या पढ़ा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स का रिवर्स अपोजिट क्या होता है? इंपोर्ट का अपोजिट वेरी गुड, वी आर जीनियस। तो जब आपने इंपोर्ट की बात की है तो जनरली वैसे एक्सपोर्ट के ऊपर इतनी ड्यूटीज लगती नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए होना चाहिए, तो इन्होंने लॉ मेकर ने कवर कर दिया। क्या पता किसी एक्सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट कुछ एक्सपोर्ट को डीमोटिवेट भी करती है, तो हो सकता है कि एक्सपोर्ट के ऊपर वैसे कस्टम ड्यूटी के साथ एडिशनल ड्यूटी भी लग जाए। तो इसलिए यहाँ पे लॉ मेकर ने क्लियर कर दिया कि ये तो आपको समझ में आ गया कि यदि आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया, बोलो यदि आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया या सर्विसेज इंपोर्ट की तो वो भी इंटर स्टेट सप्लाईज माना जाएगा। और इंपोर्ट की जगह आपने क्या किया? इंडिया से यदि आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज यदि सप्लायर का लोकेशन यदि इंडिया में और प्लेस ऑफ सप्लाईज यदि आपने सप्लाई यदि इंडिया की बार की है, यदि आपने सप्लाई यदि इंडिया की बार की है तो क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। मतलब इजी लैंग्वेज में डायरेक्टली यहाँ पे क्लियर नहीं है, इसको अपन लिख सकते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो मतलब यदि इंडिया से यदि सप्लायर का लोकेशन यदि इंडिया में और सप्लाईज यदि आपने इंडिया के बाहर की, मींस यू आर डूइंग एक्सपोर्ट। तो यदि आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज को यदि आपने एक्सपोर्ट किया तो दैट विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई, दैट विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। समझाने का ट्राई करूंगा। अभी जीएसटी स्टार्ट ही हुआ है। चलो यहाँ पे जो रेलिवेंट है उतना बताता हूं। ऐसे रेट के रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट्स भी आएंगे, जब आएंगे तब अपन बात करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कह रही है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन ऑफ जनरली यदि सप्लायर फॉर एग्जांपल जयपुर है, लोकेशन ऑफ सप्लायर यदि जयपुर है और प्लेस ऑफ सप्लाईज मींस लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, जनरली कभी कभी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट भी लेते हैं अपन। यदि वो आपका क्या है फॉर एग्जांपल अजमेर, तो ये क्या है? ये इंटर स्टेट सप्लाईज होगा या इंटर स्टेट होगा? इंट्रा स्टेट। वेरी गुड। तो लॉ मेकर ने यहां पे क्या बोला? सुनना बात ध्यान से। यदि सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब लोकेशन और रेसिपिएंट यदि इनमें से एक एसिडेड और एक नॉन एसिडेड, ये कोई भी हो सकता है। यदि सप्लायर नॉन एसिडेड है तो रेसिपिएंट एसिडेड है, और यदि सप्लायर एसिडेड है तो रेसिपिएंट एसिडेड नॉन एसिडेड एरिया में। सर ये एसिडेड क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
इंडिया में बहुत सारे एरियाज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डिक्लेयर किया हुआ है। जयपुर के अंदर भी जो अजमेर रोड है वहां पे आपने महिंद्रा सेज सुना होगा, जो महिंद्रा ने डेवलप किया है। तो वो हो गया एक एरिया है जो पूरा महिंद्रा ने डेवलप किया, उसको बोला एसईजेड डेवलपर। और वहां पे बहुत सारी कंपनीज स्टेब्लिश्ड हो चुकी है, उनको बोलते हैं एसईजेड यूनिट। क्या बोलते हैं? एसईजेड यूनिट। एसईजेड यूनिट। तो क्या समझ में आया? तो यदि सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों में से एक एसईजेड और नॉन एसईजेड है, या एक नॉन एसईजेड है दूसरा एसईजेड है, इवन इन द सेम स्टेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यदि दोनों सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरीज में है तो भी इंट्रा स्टेट नहीं, इंटर स्टेट माना जाएगा, एक्सेप्शन ऑफ इंट्रा स्टेट। यदि सप्लायर का लोकेशन बीकानेर है और यदि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, यदि फॉर एग्जांपल उदयपुर, किंजल, ऑनलाइन में किंजल, ये क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट या इंटर स्टेट? प्राची, यदि सप्लायर का लोकेशन यदि बीकानेर है और रेसिपिएंट का लोकेशन यदि उदयपुर है तो ये क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट या इंटर स्टेट? ये क्या माना जाएगा? इंट्रा स्टेट। लेकिन दिस पॉइंट टू बी नोटेड, यदि आपको ये पता चल जाए कि ये नॉन एसईजेड है और ये एसईजेड है, या ये एसईजेड है और ये नॉन एसईजेड है, तो इवन इन द सेम स्टेट होने के बावजूद भी ये इंटर स्टेट माना जाएगा। मैं ये कह रहा था, नॉर्मली यदि सप्लायर रेसिपिएंट यदि सेम स्टेट में होते तो इंट्रा स्टेट ही बोलते हैं। लेकिन यदि दोनों में से एक एसईजेड यूनिट हो और एक नॉन एसईजेड यूनिट हो, तो एसईजेड टू नॉन एसईजेड या नॉन एसईजेड टू एसईजेड यदि कोई भी सप्लाईज होती है इवन इन द सेम स्टेट, तो भी क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाईज माना जाएगा। समझ में आ गई बात एवरीवन? Now we come to the third point, supplies of goods और services और both। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने एक स्टाइल बताई कि इंटर स्टेट को हम एक्सक्लूसिव डिसाइड नहीं करते। हमने क्लियरली मेंशन किया कि इंट्रा स्टेट जो सेक्शन 8 में आएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाईज में ये माना जाएगा। तो जो सप्लाईज इंटर स्टेट सप्लाईज नहीं मानी जाएगी उनको भी इंटर स्टेट सप्लाईज मान लिया। अभी थोड़ा सा बताऊंगा मैं आगे। तो इन्होंने क्या बोला? इंटर स्टेट जो हमें समझ में आता है वो तो हमने कवर कर लिया सेक्शन 7(1) और 7(3) में, 7(2) में, 7(4) में और सेक्शन 7(5) के ए और बी में। इसके अलावा यदि कोई भी सप्लाईज यदि इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट सप्लाईज नहीं मानी जाती तो वो सारी सप्लाईज भी इंटर स्टेट सप्लाईज मानी जाएगी। नाउ वी कम टू द सेक्शन 8 सिद्धि। ये सेक्शन 8 किसका है? सीजीएसटी का, यूटीसीएसटी का या एचजीएसटी? सिद्धि, डोली, ऑब्वियसली मैंने पहले क्लियर कर दिया कि ये जो पूरा चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ये कहां कवर है? आईजीएसटी एक्ट में कवर है। तो सेक्शन 8 किसका हुआ? ऑब्वियसली आईजीएसटी एक्ट 2017।
वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रा स्टेट। अब आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, इंट्रा स्टेट सप्लाईज किसको बोलेंगे, सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 इन केस ऑफ सप्लाई गुड्स। यहाँ पे हम गुड्स और सर्विसेज की बात अलग अलग कर रहे हैं। तो सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 यदि आपने कोई भी गुड सप्लाई किया, वही दो फैक्टर हम देखेंगे। नंबर 1 सप्लायर का लोकेशन और दूसरा रेसिपिएंट का लोकेशन, डायरेक्टली नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यदि सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई इंट्रा स्टेट के लिए क्या चाहिए होगा, सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, सेम स्टेट, सेम यूनियन टेरिटरी, सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी के अंदर लोकेटेड है सप्लायर का लोकेशन, और जहां आपने सप्लाईज की है दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। यदि दोनों सेम स्टेट में या दोनों सेम यूनियन टेरिटरीज में है तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाईज माना जाएगा। इसकी कुछ एक्सेप्शन है। नंबर 1 एक्सेप्शन, वो तो इनडायरेक्टली इंटर स्टेट में भी आपको समझ में आ गया था कि यदि आपने कोई भी गुड्स यदि आपने सप्लाई किया और यदि सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई यदि सेम स्टेट में है तो भी इंट्रा नहीं इंटर माना जाएगा, यदि उनमें से एक नॉन एसईजेड हो और दूसरा एसईजेड हो। यदि सप्लाईज किनके बीच में हो रही है, नॉन एसईजेड टू एसईजेड या एसईजेड टू नॉन एसईजेड के बीच में यदि कोई भी गुड्स यदि सप्लाईज किया जाता है इवन इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, इंटर स्टेट सप्लाईज नहीं माना जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाईज माना जाएगा। क्या माना जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई। ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था, एक्सेप्शन के अंदर भी कवर है। और क्या एक्सेप्शन है, यदि आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया, यदि आपने कोई भी गुड्स इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया, वो भी इंटर स्टेट सप्लाईज माना जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाईज नहीं माना जाएगा। पॉइंट नंबर 3, यदि कोई भी सप्लायर ने यदि कोई भी गुड्स यदि सप्लाई किया किसी टूरिस्ट को जो इंडिया के बाहर जा रहा है, दैट इज द इंटरनेशनल टूरिस्ट। तो यदि कोई भी सप्लायर यदि इंडिया के बाहर जा रहा है, यदि कोई भी टूरिस्ट है, इंटरनेशनल टूरिस्ट है, उसको यदि कोई भी गुड सप्लाई किया जाता है इवन इन द सेम स्टेट, इवन इन द सेम स्टेट, मतलब सप्लायर भी जयपुर में है और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट जो इंडिया छोड़ के जा रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपने इंडिया में की, फिर भी क्या माना जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाईज माना जाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाईज नहीं माना जाएगा। पॉइंट नंबर 3 क्लियरली मेंशन है। नॉर्मली हमने क्या बोला, सप्लायर का लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, हेलो, सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई का सप्लाई किया। यदि नॉर्मली दोनों सेम स्टेट और दोनों सेम यूनियन टेरिटरीज में है तो उसको इंटर स्टेट माना जाता है, लेकिन गुड्स के केस में 3 एक्सेप्शंस है। नंबर 1 नॉन एसईजेड टू एसईजेड और एसईजेड टू नॉन एसईजेड, इवन इन द सेम स्टेट इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा, इंट्रा स्टेट नहीं माना जाएगा। सेकंड, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंटर स्टेट माना जाएगा। थर्ड, यदि आपने किसी भी इंटरनेशनल टूरिस्ट या टूरिस्ट को यदि आपने कोई भी गुड सप्लाई किया इवन इन द सेम स्टेट, इवन इन द सेम यूनियन टेरिटरीज, दैट विल बी ट्रीटेड एज ए इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं माना जाएगा। कोई डाउट? अभी मैंने किसकी बात कही, सप्लाई ऑफ गुड्स। यहां पे अपन अलग अलग कर रहे हैं। तो सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 ऑफ आईसीएसटी एक्ट 2017 अब किसकी बात करेंगे, विथ रेफरेंस टू सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यदि सप्लायर का लोकेशन, वही 2 फैक्टर है, सप्लायर का लोकेट करता है, कहां से सर्विसेज दे रहा है, तो सप्लायर का लोकेशन, और कहां आपने सप्लाई की, तो सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई यदि दोनों सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरीज में है, सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरीज, तो कंसिडर एज इंट्रा स्टेट सप्लाईज या इंटर स्टेट। ऑब्वियसली कंसिडर एज इंट्रा स्टेट, क्योंकि सप्लायर का लोकेशन और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में, दोनों सेम यूनियन टेरिटरीज में, तो नॉर्मली सर्विसेज के केस में क्या माना जाएगा, इंट्रा स्टेट माना जाएगा। नॉट कंसिडर एज, बोलने की जरूरत ही नहीं, इंप्लाइड है, नॉट कंसिडर एज इंटर स्टेट। इंटर स्टेट भी क्यों माना जाएगा जब विद इन द स्टेट। तो यदि सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम यूनियन टेरिटरीज और सेम स्टेट में है तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाईज माना जाएगा। लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है,
जैसे अपन ने गुड्स के लिए पढ़ा था, सर्विसेज में भी नॉन एसईजेड टू एसईजेड या एसईजेड टू नॉन एसईजेड, यदि कोई भी सर्विसेज यदि सप्लाई की जाती है इवन इन द सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरीज, इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये सही है। क्यों? क्योंकि एक नॉन एसईजेड है और एक एसईजेड है, तो क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट। समझ में आ गई बात? सेम स्टाइल है, जो आपने गुड्स के लिए पढ़ा वैसा का वैसा ही सर्विसेज के लिए भी रिपीट हो रहा है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया सबको? समझ में आया एवरीवन? किसी को कोई डाउट? सेक्शन 9 ये एक तरह का सपोर्टिंग रूल है। मींस दो इंपॉर्टेंट रूल है, जो दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 7 और सेक्शन 8, और 7 और 8 की वजह से चैप्टर पूरा स्टार्ट हो जाता है, दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। क्योंकि सेक्शन 7 और 8 पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, एक तो सप्लायर का लोकेशन, सप्लायर कहां से लोकेटेड है, सप्लायर कहां से अपने गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करता है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। दूसरा, प्लेस ऑफ सप्लाई, आपने सप्लाई कहां की, तो आउट टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, वो तो अपन स्टार्ट करेंगे सेक्शन 10 से, लेकिन उससे पहले सपोर्टिंग सेक्शन पढ़ लेते हैं, सेक्शन 9। क्या पढ़ लेते हैं? सेक्शन 9। सेक्शन 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 सप्लाईज इन TWI। क्या बोला मैंने? एवरीवन मेरे साथ बोलेंगे, आप साथ में ना बोलो, मतलब बोल के मतलब अनम्यूट मत करो, म्यूट ही रहने दो चलेगा, लेकिन घर पे जब बोल रहे हो तो ये मानो कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, और आपका लिप्स का मूवमेंट होना चाहिए। पढ़ाई का स्टाइल होता है, मैंने पहले बोला इतनी बार कि मैं ज्यादा पढ़ने में कोई बिलीव नहीं करता, लेकिन जितनी देर पढ़ता हूं तो खो जाता हूं उसमें। तो मतलब ये कि आपको लगना चाहिए मैं आपके सामने बैठा हूं, आप लिप्स मूवमेंट करो, इन्वॉल्वमेंट 100% होना चाहिए, फिर देखो आपको लगेगा सर 1 घंटे में पूरी पढ़ाई होगी, 100% आउटपुट आए। ऐसा नहीं कि चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, मम्मी को देख रहे हो, इधर उधर देख लो ना यार, पड़ोसी को बाद में देख लेना यार। अच्छा यस, क्या बात कर रहा था मैं? TWI की, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। किसकी बात कर रहा हूं मैं? टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। यदि अपन ने कस्टम पहले पढ़ा होता तो आपको TWI के बारे में नॉलेज होती। शायद हो सकता है कि किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत डिटेल्ड वो ईमानदारी से पढ़ लिया हो, तो बाई चांस उसको TWI के बारे में पता हो। यदि किसी को नहीं पता तो बहुत अच्छी बात है। भारत पता है इंडिया, तो ये इंडिया की क्या बाउंड्रीज, ध्यान से देखो, ये बाउंड्रीज है इंडिया, पता है, इसको बोलते हैं बाउंड्रीज। लेकिन वाटर के केस में तो बाउंड्रीज होती नहीं है। जिनको भी इंडिया का मैप और इंडिया पता है तो उनको पता होगा कि जो कुछ पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया इज कनेक्टेड विद द लैंड ऑफ अनदर कंट्रीज एंड सम ऑफ द पार्ट इज कनेक्टेड विद द वाटर। तो जो पार्ट है जो वाटर के थ्रू कनेक्टेड होता है, ये वाला जो पार्ट है, तो इस केस में जो वाटर है, तो वाटर के केस में कितना इंडिया माना जाएगा? 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्टल लाइन। जो इंडिया का जो समुद्री तट है, क्या बोला मैंने? समुद्री तट, टेक्निकली अपन बोलते हैं बेस लाइन, और आप इसको बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में, यदि किसी को ग्रामर आती हो, कोस्टल, समुद्री तट। तो इंडिया का जो भी समुद्री तट है, जो भी कोस्टल बेस है या बेस लाइन है, तो उस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, कितना? बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स भी इंडिया माना जाएगा। दैट इज अ TWI, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। मीन ये तो इंडिया है, ये तो सबको ही पता है कि ये इंडिया है। लेकिन वाटर के केस में ध्यान से देखो, वाटर के केस में जो 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है, वाटर के केस में जो 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है, वो भी टेरिटोरियल वाटर से इंडिया का पार्ट माना जाएगा। टेरिटोरियल वाटर समझ में आ गया? 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है?
दिख रहा है सबको? यदि फॉर एग्जांपल इधर देखो ध्यान से, सप्लायर का लोकेशन ये रहा, दिख रहा है सबको सप्लायर का लोकेशन? यस सर। तो यदि सप्लायर का लोकेशन यदि आंध्र प्रदेश में यहाँ पे लोकेटेड है, और ये देखो वाटर के अंदर देयर इज ए प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि कुछ सप्लाईज आपको वाटर के अंदर भी करनी पड़ती है, कुछ बेसिस तो कुछ लाइंस वाटर के अंदर भी कनेक्टेड होती है, गैस लाइन, पाइप लाइन्स, वॉट एवर। तो यदि सप्लायर आंध्र प्रदेश में यहां पे लोकेटेड है और प्लेस ऑफ सप्लाई यहां लोकेटेड है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर इंटर स्टेट और इंटर स्टेट तो आपने पढ़ाया था कि इंटर स्टेट के लिए सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग स्टेट में हो, और इंट्रा स्टेट के लिए सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में। तो सर ये सप्लायर का लोकेशन हो गया और ये प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई, क्या हो गई? ये प्लेस ऑफ सप्लाई। ये प्लेस ऑफ सप्लाई कौन से स्टेट में? और मुझे पता है तुम में से जो लप्पा मारेगा ना 100% सही है। बताओ ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई कौन से स्टेट में आएगा? आवाज नहीं आ रही बाकी स्टूडेंट्स की? क्या मैसेज करो? देखो ये तो इंडिया के स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दिए हुए, तो आपको पता ही है ये इंडिया के स्टेट है ना। अब ये कौन सा स्टेट होगा? कॉमन सेंस क्या कहता है? कॉमन सेंस क्या कहता है? जो नियर होगा ना, तो इसका मतलब सप्लायर का लोकेशन भी आंध्र प्रदेश और प्लेस ऑफ सप्लाई वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज माना जाएगा जो नियरेस्ट है, और ये प्लेस ऑफ सप्लाई जो मैंने यहां पे बनाया है किसके नियरेस्ट है? आंध्र प्रदेश से। तो यहां पे सप्लायर का लोकेशन भी आंध्र प्रदेश से हो गया और प्लेस ऑफ सप्लाई नियरेस्ट स्टेट के हिसाब से एपी हो गया। तो क्या माना जाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, यदि फॉर एग्जांपल यदि सप्लायर का लोकेशन यदि एमपी फॉर मध्य प्रदेश एंड नहीं चेंज कर देता हूं, यदि सप्लायर का लोकेशन ऑफ सप्लायर यहां है, देखो यहां ध्यान से देखो, ये दिख गया बेटा? दिख गया? तो यदि सप्लायर का लोकेशन तमिलनाडु के बाद वाटर के अंदर एक्सटेंडेड होता है और प्लेस ऑफ सप्लाई आपका एमपी है, तो ये सप्लायर का लोकेशन क्या माना जाएगा? जो नियरेस्ट स्टेट है। तो कौन सा स्टेट नियर है? तमिलनाडु। कौन सा स्टेट नियर है बोलो? तमिलनाडु। तो सप्लायर का लोकेशन हो गया तमिलनाडु और प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया एमपी। तो यहां पे क्या आएगा? इंटर स्टेट सप्लाईज। और यही आपका सेक्शन 9 है। अब आपको शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी, जल्दी से आ जाओ सेक्शन 9 पे। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, बाहर में जाए किसी भी एक्ट में कुछ भी लिखा हो, इस एक्ट में कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ हो, बाहर में जाए, जो बोलने सुन लो। यदि सप्लायर का लोकेशन या प्लेस ऑफ सप्लाई यदि TWI में लोकेटेड है, यदि सप्लायर का लोकेशन या प्लेस ऑफ सप्लाई यदि TWI वाटर के अंदर यदि एक्सटेंडेड है, तो देन सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई वाटर के अंदर है, तो क्या माना जाएगा? वो स्टेट और वो यूनियन टेरिटरीज माना जाएगा जो नियरेस्ट है। कौन सा स्टेट? वो कोस्टल स्टेट, वो समुद्री स्टेट, वो समुद्री यूनियन टेरिटरीज जो नियरेस्ट लोकेटेड करता है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? तो सेक्शन 7 के अंदर अपन ने पढ़ा इंटर स्टेट सप्लाई, सेक्शन 8 के अंदर अपन ने पढ़ा इंट्रा स्टेट सप्लाईज, और सेक्शन 9 के अंदर बेसिकली एक सपोर्टिंग है कि यदि कोई भी सप्लायर का लोकेशन या कोई भी प्लेस ऑफ सप्लाई यदि TWI वाटर के अंदर यदि एक्सटेंडेड होती है, तो देन वो कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज माना जाएगा? वो स्टेट और वो यूनियन टेरिटरीज जो नियरेस्ट लोकेटेड है। उसके आधार पर हम क्या करेंगे? इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट डिसाइड। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? तो नाउ अब ये सब पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 7 और सेक्शन 8 एवरीवन
सेक्शन 7 और सेक्शन 8 इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट डिसाइड करने के लिए एक तो सप्लायर का लोकेशन आपको चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो पॉइंट ये आता है सर, हाउ टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, यदि आप गुड्स सप्लाई करते हो या सर्विसेज। और यदि आप गुड्स यदि सप्लाई करते हो और यदि सप्लाईज विद इन इंडिया है तो सेक्शन 10 एप्लीकेबल होगा, और यदि आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया है तो सेक्शन 11 एप्लीकेबल होगा, और यदि आपने सर्विसेज यदि प्रोवाइड की है मतलब गुड्स के लिए सेक्शन 10 एंड 11, गुड्स के लिए सेक्शन 10 एंड 11, और यदि कोई भी सर्विसेज यदि प्रोवाइड की जा रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए दो सेक्शन 12 एंड 13। यदि सप्लायर का लोकेशन और रेसिपिएंट का लोकेशन, यदि सप्लायर का लोकेशन और रेसिपिएंट का लोकेशन दोनों इंडिया में तो सेक्शन 12 अप्लाई होगा, और यदि सप्लायर का लोकेशन और रेसिपिएंट का लोकेशन, यदि सप्लायर का लोकेशन और रेसिपिएंट का लोकेशन दोनों में से एक भी यदि इंडिया के बाहर है तो सेक्शन 12 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि 12 तभी एप्लीकेबल होगा सर्विसेज में जब सप्लायर भी और रेसिपिएंट भी दोनों इंडिया में लोकेट करता है, तब तो सेक्शन 12। और यदि दोनों में से एक भी यदि इंडिया के बाहर है तो देन आपको सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करना है। मैं डिटेल में कर लूंगा, कल पढ़ेंगे अपन, क्योंकि सेक्शन 10 पूरा कनेक्टेड प्रोविजन है, आधा अधूरा रह जाएगा, मजा नहीं आएगा। तो जितना भी मैंने पढ़ाया है ईमानदारी से पढ़ के आना, कल अपन डिस्कस करेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।